गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हिंदी का टॉपिक फर्स्ट बताएंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ। संस्कृत में सबसे प्राचीनतम भाषा है। उसके बाद पाली भाषा आई है, उसके बाद प्राकृत आई है, उसके बाद अपभ्रंश आई है, उसके बाद हिंदी भाषा आई है। संस्कृत में ये जो वैदिक और लौकिक, जो वेद और उपनिषद जो होते थे वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे, और जो लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे वो रामायण और महाभारत की रचनाकार हैं वेद व्यास, और रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे, और जो जैन धर्म के ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। एक पश्चिमी हिंदी को शौरसैनी भी कहते हैं। पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी भी कहते हैं। बिहारी हिंदी, इसको मगधी कहते हैं। पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली और बांगरू। जो खड़ी बोली है वो कहाँ किस जगह पे बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, सहारनपुर। और ब्रजभाषा है आगरा और मथुरा में बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है। बुंदेली छतरपुर, MP, UP के कुछ भाग में भी बोली जाती है। और बांगरू जो है वो रोहतक, हरियाणा में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो होती है वो लखनऊ में बोली जाती है। बघेली रीवा MP में, और कुछ हिस्से में UP में भी, जो MP से सटा हुआ है उसमें भी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। उसके बाद आते हैं बिहारी हिंदी जो है इसमें 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है, अधिकांशतः बिहार में बोली जाती है, लेकिन जो UP का जो भाग बिहार से लगा हुआ है वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। मगही गया में बोली जाती है, जहाँ सारनाथ गया, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। मैथिली दरभंगा में बोली जाती है। 4 नंबर पे आता है पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं, एक कुल्लुई होती है, गढ़वाली और कुमाऊनी। कुल्लुई भाषा होती है कुल्लू, मनाली में बोली जाती है। गढ़वाली टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में बोली जाती है। कुमाऊनी अल्मोड़ा और नैनीताल में बोली जाती है। नंबर 5 आता है राजस्थानी में 5 बोलियां हैं। जयपुर में जयपुरी बोली जाती है। निमाड़ी खंडवा में बोली जाती है। कुछ हिस्से में MP में भी बोली जाती है, जो राजस्थान से सटा हुआ है। मालवा में, उज्जैन में बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर में बोली जाती है। और भीली राजस्थान और MP में बोली जाती है। अब देखते हैं वर्ण रचना में इसमें हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको देख लेना ज़रूरी है। पहले आते हैं वर्ण रचना पे। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। वर्ण के उच्चारण को ध्वनि कहते हैं। भाषा का मूल वर्णमाला है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पे आ लगा दिया, कहीं पे का लगा दिया, कहीं पे माँ लगा दिया तो ये वर्णमाला हो गई। ये वर्णमाला नहीं, व्यवस्थित आ से लेकर के ज्ञा तक व्यवस्थित क्रम में सजाने को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए, ऐसा नहीं है क, ला, जैसे मैंने लिखा क, म, ल, ये एक समूह हो गया वर्णों का। इनको मिला करके
कमल शब्द का निर्माण हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये एक शब्द बन गया है। ऐसा नहीं है कहीं पे ला लगा दिया, कहीं पे माँ लगा दिया, कहीं पे का लगा दिया, तो एक सार्थक शब्द नहीं बनेगा ना, इसका कोई अर्थ होना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो हमारी राजकाज की भाषा है। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है और ब्रज भाषा को काव्य भाषा भी कहा जाता है। खड़ी बोली साहित्य की भाषा है। इसके बाद आगे देखते हैं। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या जो है वो 44 है। कुल संख्या 52 है। हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार है। इसके 3 रूपों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 2 तरह के हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के आधार पर स्वर एवं व्यंजन। वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। तारत्व के आधार पर घोष। तारत्व के आधार पर घोष और अघोष। अघोष, इसको सघोष भी कहते हैं। घोष और अघोष हो गया। उसके बाद आते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनकी संख्या 11 है। 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्ण के भेद। अब स्वर वर्ण के भेद देखते हैं, कितने हैं? 4 हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। अब इनको वन बाई वन करके बताते हैं। नंबर 1 आता है ह्रस्व स्वर। ये एक मात्रिक स्वर होते हैं, कम समय में उच्चारित होते हैं। इनमें एक मात्रा का बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, यही मूल स्वर होते हैं। इन्हीं से सारे जो स्वर हैं, 11 स्वर, इन्हीं से बने हुए हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि ये मूल है। ये कहीं किसी और स्वर से नहीं बने हैं, ये इनकी जड़ है 11 स्वरों की। नंबर 2 देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक कहते हैं। 2 मात्राओं का समय लगता है। इनकी मूल संख्या 3 है तथा कुल संख्या इनकी 7 है। 3 कौन से? आ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक छंद भी कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने हों, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ। इनका निर्माण कैसे होता है? अ, आ या छोटी बड़ी, इन दोनों को मिलाने से ए का निर्माण होता है। ऐ का निर्माण कैसे होता है? आ या फिर आ हो प्लस ए या ऐ को मिलाने से ऐ का निर्माण होता है। ओ का निर्माण होता है आ या आ प्लस उ या उ को मिलाने से ओ का निर्माण होता है। औ का निर्माण होता है आ प्लस ओ और ओ को मिलाने से औ का निर्माण होता है। इसको जब आप आगे संधियाँ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाली चीज़ है। संधियों में ये बहुत सहयोग करेगा। नंबर 4 आते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर देख लेते हैं। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में इसकी संख्या 1 ही होती है, जैसे ओम लिखा जाता है। और ये जो 3 का जो 3 मात्रा, यही इसका प्लुत चिन्ह होता है। इसको रामायण में या वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं अंग और आहा। अंग और आहा ना ही ये स्वर माने जाते हैं और ना ही इन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें नपुंसक कहते हैं या फिर इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं।
अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। अब आगे यहाँ से हम शुरू करेंगे वर्णमाला। कैसा लगा आपको ये?